Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic waves. तो एक वेव की जनरल इक्वेशन से डिस्कशन चालू करते हैं। एक वेव की जनरल इक्वेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ kx प्लस माइनस ओमेगा t। यहां पर y का मतलब क्या होता है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। यहां पे x जो है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल and t is the time at which I am discussing the displacement of that particle। तो एक वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो ऑसिलेट करने लग जाते हैं और वो अपनी ऑसिलेशंस को फिर बाजू के पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते जाते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस है, जो वेव है, इट प्रोपोगेट्स इन अ गिवन मीडियम। तो यहां पर ये जो फंक्शन है kx प्लस माइनस ओमेगा टी, इसकी जगह x प्लस माइनस वी टी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, where v is the velocity of the wave। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमने दो फंक्शंस कंसीडर किए हैं, y is equal to अंडर रूट ax प्लस bt। तो यहां रूट के अंदर जो फंक्शन है ax प्लस bt, वो कुछ इस तरीके का फंक्शन हमारे पास आ रहा है। x के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, t के साथ एक कांस्टेंट टर्म है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो ये जो पहला फंक्शन है, दिस कैन रिप्रेजेंट अ वेव। लेकिन दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया है, वहां पर साइन के अंदर ax स्क्वायर प्लस bt की फॉर्म है। ठीक, अगर यहां पर ax प्लस bt की फॉर्म होती तो हम इस इक्वेशन को एज अ इक्वेशन ऑफ वेव कंसिडर कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। यहां पर ax स्क्वायर प्लस bt का फंक्शन दिया हुआ है, सो दिस इज नॉट अ वैलिड इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो ये तो जनरल फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, बट सबसे कॉमनली हम साइनसॉइडल वेव डिस्कस करते हैं, जहां पर हम ये कॉर्नर का जो पार्टिकल है, इसको अपने हैंड की मदद से ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहे हैं और उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर डिस्टरबेंस ट्रेवल हो रही है। यानी कि हम सिर्फ पहले पार्टिकल को ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे थे, उसकी वजह से वायर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर नीचे साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी कि ये जो आपका किसी भी टाइम पर हमने जो फोटो खींची है, इट लुक्स लाइक अ साइन फंक्शन। तो एक सिंपल वेव का जो फंक्शन होगा, वो साइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो kx और ओमेगा टी का अगर साइन ऑपोजिट है, यानी कि फंक्शन के अंदर kx माइनस ओमेगा टी है या ओमेगा टी माइनस kx है, तो ये जो वेव होती है, दिस इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव ट्रेवल कर रही है। अगर दोनों टर्म्स का साइन सेम है, kx प्लस ओमेगा टी की फॉर्म में फंक्शन है, देन द वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वेव मूव कर रही है। यहां पर कैपिटल A जो है, दैट इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। यहां पर ये जो पार्टिकल था, इसकी ये जो मैक्सिमम पोजिशन है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। k जो होता है, इट इज द वेव नंबर, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई इंटू एफ। यहां पर f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फाई जो है वो फेज कांस्टेंट है। अगर आप t और x को 0 रखते हैं, यानी कि ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, उसको ओरिजिनल टाइम इंस्टेंट पे अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो वी कैन गेट फाई। फाई जो है वो ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मीन पार्टिकल, ओरिजिनल पार्टिकल जो है ओरिजिन का, उसको डिनोट करता है। तो वेव वेलोसिटी को हम फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज ओमेगा बाय के। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं x को कांस्टेंट रख के, तो मेरे पास पार्टिकल वेलोसिटी का भी फंक्शन आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू a ओमेगा साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 5। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वेव वेलोसिटी इज अ डिफरेंट टर्म, पार्टिकल वेलोसिटी इज अ डिफरेंट टर्म। ठीक है, किस वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज द पार्टिकल वेलोसिटी, और वेव किस स्पीड से प्रोपोगेट हो रही है मीडियम के अंदर, दैट विल बी द वेव वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है टाइप करते हुए, तो प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो वेव की जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डिफरेंशियल फॉर्म में, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by v स्क्वायर d2y by dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इस तरीके के फंक्शंस हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस शीयर स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हैं।
तो हम वेव वेलोसिटी की अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू. T is the tension in the string and mu is the mass per unit length of the string. पावर एवरेज जो है, पावर वेव जो पावर ट्रांसमिट कर रही है उसका फंक्शन होता है हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. म्यू जो है दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, वी जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड. म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ, उसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं. तो अगर हम वेव की इंटेंसिटी मेजर करेंगे यानी कि पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, तो वो आ जाएगी हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, इस फंक्शन को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट इंटेंसिटी. आगे मूव ऑन करते हैं. इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की हम बात करेंगे. तो दो वेव्स अगर एक गिवन रीजन से पास कर रही हैं तो वो ऐसे बिहेव करती हैं मान लो दूसरी वेव पहले के लिए एग्जिस्ट करती ही नहीं है, यानी कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो जो भी पार्टिकल है जहां से वेव्स पास हो रही हैं उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव 2. फॉर एग्जाम्पल एक पहली वेव की इक्वेशन ले लेते हैं, y1 इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस phi1 और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन के ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस phi2. दोनों जो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड अलग हैं a1 और a2 और उनका फेज कांस्टेंट अलग है, एक का phi1 है दूसरे का phi2 है. तो इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा phi1 माइनस phi2. सो वील अज्यूम दिस डिफरेंस phi1 माइनस phi2 एज कांस्टेंट. तो जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. तो अगर phi की वैल्यू 2n पाई है वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2. इस सिचुएशन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. और अगर phi जो है 2n माइनस 1 इंटू पाई है तो यहां पर एम्पलीट्यूड आ जाएगा a1 माइनस a2 एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसी तरीके से इंटेंसिटी की हम बात कर सकते हैं. इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. तो नेट जो वेव आएगी इंटरफेरेंस के बाद उसकी इंटेंसिटी होगी i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi. अगेन अगर phi की वैल्यू 2n पाई है तो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं. तो phi अगर 2n माइनस 1 इंटू पाई की फॉर्म में है तो देन द इंटेंसिटी विल बी रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी और इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एक और डिस्कशन करते हैं. अगर दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं एंड दे आर हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, पहले हमने जो डिस्कशन किया था वहां पर हमने वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम ली थी. तो अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो जो सुपरपोजिशन के बाद नई वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी विल हैव ऑल्टरनेट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज. तो जो साउंड होगी उसके अंदर वैक्सिंग एंड वेनिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसमें हम निकाल सकते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार इंटेंसिटी जो है पर सेकंड मैक्सिमम और मिनिमम होती है, दैट इज नोन एज द बीट फ्रीक्वेंसी. तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 2. आगे इंटरफेरेंस की बात करते हैं फॉर वेव्स दैट डिफर इन डायरेक्शन ओनली. तो यहां पे हम दो वेव्स को कंसीडर कर रहे हैं, a sin kx माइनस ओमेगा टी, a sin kx प्लस ओमेगा टी. तो यहां पर जो दोनों वेव्स दी हुई हैं उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है और दोनों का ही फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है. हालांकि यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी है यानी कि ये प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है और दूसरी वेव जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है. तो इनका जो इंटरफेरेंस होगा तो जो क्यूमुलेटिव फंक्शन आएगा दोनों वेव्स का सम दैट विल बी 2a sin kx cos ओमेगा टी. तो अब जो वेव प्रोड्यूस होगी वो उसके अंदर आपकी जो स्ट्रिंग है वो इट विल वाइब्रेट इन द सेम फेज. तो आपकी जो वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अगर सब मैक्सिमम पोजीशन पे हैं या फिर सब मिनिमम पोजीशन पे होंगे या सब बीच की पोजीशन पे होंगे. मैं एक डायग्राम जैसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं. यहां पर एक स्ट्रिंग है जिसको दोनों एंड्स पे हमने फिक्स किया हुआ है. तो इसको अगर हम प्लग करते हैं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा.
फिर थोड़ी देर बाद सारे ही पार्टिकल्स थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, सारे पार्टिकल्स और नीचे आ जाएंगे, सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे होंगे, फिर सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करेंगे और फिर सेम सिचुएशन में सारे पार्टिकल्स मैक्सिमम पोजीशन फिर से रीच करेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रिंग विल ऑसिलेट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये स्टैंडिंग वेव्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा अपीयर होता है कि वेव ना ही लेफ्ट की तरफ जा रही है ना ही राइट की तरफ जा रही है, सारे पार्टिकल्स आपको सिर्फ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर स्ट्रिंग पे कुछ पोजीशंस होती हैं जहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होता है, जैसे एंड पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। और कुछ पोजीशंस होती हैं जहां पर किसी भी मोमेंट पे आपका जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी द मोस्ट ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स। तो उन सिचुएशन को कहते हैं एंटी नोड्स। तो यहां पर बोथ एंड्स फिक्स्ड के केस में हम वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो जो वेव्स स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी n इंटू वी बाय 2l। यहाँ पे n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होगी वेव की वो होगी v बाय 2l। इस सिचुएशन को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। इसके अलावा जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 इंटू वी बाय 2l, उसको सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। 3 इंटू वी बाय 2l उसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। इनके बीच की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग है और उसके बाद आगे जो स्ट्रिंग है वो चेंज हो गई है। यहां पर स्ट्रिंग थिन है, यहां पर स्ट्रिंग थिक है, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है। सेकंड केस में पहले थिक स्ट्रिंग है, मीडियम इज थिकर, और बाद में मीडियम थिन हो गया है। ये चीज सिमिलर चीज आपने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे एक वेव आ रही है विद अ वेलोसिटी v1। तो जैसे ही जंक्शन को रीच करेगी तो यहाँ पर दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एक वेव वो होगी जो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी और एक वेव वो होगी जो कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम दो वेव्स देख सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी ये ओरिजिनल वेव है, जैसे ही ये वेव जंक्शन को रीच करेगी तो दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। पहली वेव वो है जो ट्रांसमिटेड हो रही है दूसरे मीडियम के अंदर, और एक वेव वो है विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव इनटू v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1। v2 और v1 जो है वो रिस्पेक्टिव मीडियम के अंदर वेव की वेलोसिटी है। सिमिलरली ट्रांसमिटेड वेव जो है उसका भी हम एम्पलीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, ai इंटू 2v2 अपॉन v2 प्लस v1। आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स मैंने पहले डिस्कस किया था, सिर्फ सॉलिड्स में मूव करती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो वेव्स जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, जैसे कि साउंड वेव्स। तो वो सॉलिड्स में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। तो सॉलिड बार के थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, उनकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट y बाय रो। यहाँ पर y जो है इट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल एंड रो इज द डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिक्विड में प्रोपोगेट कर रही हैं तो वेलोसिटी हो जाती है अंडर रूट b बाय रो, वेयर b इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द लिक्विड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ गैस की बात करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा p बाय रो, which can also be written as gamma RT by m। यहाँ पर गामा जो है इट इज इक्वल टू CP by CV, R is the universal gas constant, T is the temperature of the gas in Kelvin and capital M is the molar mass of the gas। Similarly capital P जो है pressure of the gas है और rho है density of the gas। तो P by rho को RT by M भी हम लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है। तो यहां पर हम इन वेव्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट करती हैं तो पार्टिकल जो है वो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करता है। कुछ रीजन में पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज नोन एज कंप्रेशन, और कुछ रीजन में पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं बाकी पार्टिकल्स से, दैट रीजन इज नोन एज अ रेयरफैक्शन। तो कुछ जगह पर प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ जगह पर प्रेशर लो हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रेशर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, P इज इक्वल टू P नॉट कॉस kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई।
तो ये जो प्रेशर है इसमें P0 जो है मैक्सिमम प्रेशर, दिस इज इक्वल टू BA K। यहाँ पर K अगेन वेव नंबर है, कैपिटल A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स एंड B इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। आगे साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को हम डेसिबल की यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I अपॉन I0। यहाँ पे I0 एक कांस्टेंट है एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड यानी कि प्रेशर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, मैक्सिमम प्रेशर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंड दिस इज इक्वल टू 10 log to the base 10 P अपॉन P0 का स्क्वायर। यहाँ पे I0 की वैल्यू होती है 10 to the power -12 और P0 जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे I जो है इंटेंसिटी ऑफ द वेव है और कैपिटल P जो है वो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द वेव है विच इज BA K। आगे मूव ऑन करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पाइप्स के अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं जिसमें पाइप का एक एंड ओपन है, तो जो स्टैंडिंग वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 2n+1 V/4L। यहाँ पर n जो है इट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो क्लोज्ड एंड है वहां पर नोड बनेगा और जो ओपन एंड है दैट विल सर्व एज एन एंटी नोड। तो जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी V/4L, दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक। इसी तरीके से इन ओपन एंड अगर होता है तो 2V/4L करके कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी 3 into V/4L, दैट इज द थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद 5 into V/4L यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो जब एक पाइप का वन एंड ओपन होता है तो हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। हार्मोनिक्स क्या है? मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड्स पे एंटी नोड बनेगा और जो रिजल्ट आएगा वो बोथ एंड्स क्लोज्ड के सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी होगी n into V/2L। हमने स्ट्रिंग का डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले, वेयर द स्ट्रिंग वाज टाइड एट बोथ एंड्स, तब भी रिजल्ट सेम आया था। तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होगी V/2L, नेक्स्ट विल बी 2V/2L, नेक्स्ट विल बी 3V/2L एंड सो ऑन। लास्ट टॉपिक जो है दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि अगर एक सोर्स से वेव निकल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f0, लेकिन ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन अगर होता है तो जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को हियर करेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। तो f जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इट इज इक्वल टू f0 विच इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय v+v0 अपॉन v+vs। यहाँ पे v जो है इट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या फिर जिस भी मीडियम में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, v0 इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, vs इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। तो आपको अलग अलग केसेस याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो यहाँ पे v0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर सोर्स मूव कर रही है यहाँ vs की वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यूज को आप साइमल्टेनियसली पुट कर देंगे बाय अप्लाइंग अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? O से लेके S की डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ऑब्जर्वर टू द सोर्स, वो आप एरो बना के उस डायरेक्शन को पॉजिटिव रखेंगे और अकॉर्डिंगली V0 और Vs की वैल्यूज चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी। V की वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सेम रहेगी हर डायरेक्शन में, तो यहां पर इस नंबर को हम पॉजिटिव ही पुट करते हैं। तो टिपिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, हमने शुरू में बहुत सारे वेव्स के फंक्शन देखे थे। तो गिवन वैल्यूज को हम स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन से कंपेयर करके क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जहां पे हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था अगर kx ± ωt की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है तो दैट विल सर्व एज अ वैलिड फंक्शन फॉर अ वेव, अदरवाइज नॉट। उसके अलावा बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं जेई में, जहां पर दो फोर्क्स जो हैं दो अलग अलग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से एक फोर्क के ऊपर हम वैक्स डाल के उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पूरा डेटा आपको दिया होगा और आपको एनालाइज करना होगा कि गिवन फ्रीक्वेंसी के अलावा दूसरे फोर्क की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली क्या थी। इसके अलावा स्टैंडिंग वेव्स के हमने बहुत सारे केसेस किए हैं जहां पे बोथ एंड्स ओपन है, बोथ एंड्स क्लोज्ड हैं या फिर एक एंड ओपन रहता है, उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
उसके बाद लास्ट में आप डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं जिसमें आपको मोशन की अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई होगी. So this was the required discussion related to the chapter waves. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.